नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपाल। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के बहुत ही सीनियर नेता जो है कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो आज सर से हम बातचीत करेंगे जम्मू क्षेत्र के विकास को लेकर, भाजपा की जो नीतियां हैं, विकास की नीतियां उनके ऊपर, और सबसे अहम बात की सर ने जो है वो राजनीति में किस तरीके से जो है इन्होंने अपने कदम रखे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे, 13 साल उम्र बड़ी ही छोटी उम्र होती है। 13 साल की उम्र के साथ राष्ट्रीय सेवा संघ के साथ जुड़ना, समाज सेवा के कार्य में जुड़ना, देश सेवा में कार्य में जुड़ना, सर किस तरीके से शुरुआत हुई इन सब की? देखिए, बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना, और मेरे पिताजी की पोस्टिंग अधिकांश पंजाब में रही क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे। उसी कारण से पंजाब के विभिन्न शहरों में, हिमाचल, हरियाणा, अलग अलग जहाँ रहना पड़ता था, जिस भी राज्य में या जिस भी शहर में जाते थे वहाँ पर शाखा में जाना। और मुझे याद है, जब मैं अभी पैदा ही हुआ था तो उसके 6 महीने के अंदर हम पंजाब में चले गए थे। इसलिए जब देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा, तब भी मैं गुरदासपुर में 9th क्लास का स्टूडेंट था। तो उस इमरजेंसी के खिलाफ जो आवाज़ उठती थी पूरी अपोजिशन की, पूरे राजनीतिक दलों की, उसमें विशेष भाग रहता था। इंदिरा गांधी के तब वो इतने साधन तो नहीं थे, लेकिन वही पुरानी जो चीज़ें थी, पोस्टर लगाना या दूसरे काम करना, दीवारों पर लिखना, दीवार लेखन वगैरह, एक दिन इसी आधार पर मैं पोस्टर लगाता हुआ पकड़ा गया। तो तब से लगातार काम कर रहे हैं, और विद्यार्थी परिषद में भी काम किया, पंजाब का सेक्रेटरी रहा, युवाओं में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में काम किया। सभी जगह होता हुआ राजनीतिक कैरियर इसी तरह से चलता रहा। मुझे याद है कि तब से लेकर के आज तक लगातार एक ही विचारधारा, एक ही परिवार, जिसको संघ परिवार कहा जाता था, तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी पार्टी के खिलाफ ये कोशिश की कि किसी प्रकार का कोई गलत शब्द मुंह से ना निकले। पार्टी ने इतना बड़ा मुकाम दिया, पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, पार्टी के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, पहली बार जम्मू का मेयर बनने का मौका मिला, उसके अलावा स्पीकर बना, और विशेष करके कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, जिसके केवल पूरे विश्व में 11 सदस्य होते हैं, उस पर भी मुझे एक सदस्य के रूप में मान्यता मिली। पार्टी ने डिप्टी सीएम का ओहदा, मुझे लगता है कि भगवान ने काफ़ी कुछ दिया है, और सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना होनी चाहिए। और पार्टी के सेवा के लिए, पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, और कार्यकर्ताओं को हमेशा यही कहता हूं कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत होते हैं, राजनीति में होते हैं, लेकिन इसको पर्सनल ना मान करके, इस प्रभु इच्छा मान करके आगे चलते रहना चाहिए। सर, एक अहम सवाल जरूर करना चाहेंगे। सर, एक समय था जब कुछ राजनीतिक लोगों का ये कहना था, हालांकि वो सरकार में थे खुद, तो उनका ये कहना होता था कि 1 रुपया हम चलाते हैं अगर ऊपर से, तो जो गरीब इंसान है उस तक जो है वो 25 पैसे पहुंचता है। लेकिन आज जब से मोदी सरकार आई है, तब से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं। ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गए हैं, आप देखिए, ने ऐसी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो गरीब इंसान या गरीब से गरीब इंसान है उस तक भी सीधा लाभ पहुंच रहा है। सर, इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, सिद्धांतों की पार्टी है, ना कि मौका प्रश्नों की पार्टी है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हमारे आदर्श थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी में रह करके जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। आर्थिक नीति को लेकर के हमारा जो आधार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की नीति है, उस पर हम काम करते हैं। कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, उस तक सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचना चाहिए। और मुझे पूरा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी, इससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसी आधार पर काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस ये देश मेरा है, सभी का प्रयास होना चाहिए, सबको विश्वास में लेकर के तो हमने काम किया है। उसी का आधार है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, और आज हम 20 राज्यों में किसी के साथ साझेदारी में या अपने बलबूते पर सरकार में हैं। तो और जो जो हम सत्ता में आए,
हमने अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। हमने धारा 370 हो उसको समाप्त किया, हमने कॉमन सिविल कोड की बात की, वक्फ बोर्ड की बात की, जो हम बातें करते थे उसी आधार पर हम राम मंदिर की बात करते थे, हमने करके दिखाया। और आने वाले वर्षों में भी हमारे आदर्श श्री राम हैं, ना कि औरंगजेब और बाबर। इस प्रकार की जो एक सोच है, इस देश में गुलामी की मानसिकता के पाठ पढ़ाया गया, जो कांग्रेस ने हमें 40-50 साल पीछे छोड़ दिया, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये देश फिर से विश्वगुरु बने। उसी तरह से मैं कहूँगा कि हर पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हर का ही नहीं, हर आम नागरिक का इस प्रकार की एक कोशिश होनी चाहिए देश के प्रति। और हम अपने कर्तव्यों की बात, अपने अधिकारों की बात करते हैं, हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से हम चलेंगे, जब तभी ये होगा कि लोगों को लगेगा ये देश मेरा है, ये मेरी मातृभूमि है, ये कोई केवल, जैसे अटल जी ने कहा था, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है हमारा देश। इस प्रकार की सोच लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि हमने काफ़ी कुछ पाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें इस देश के नेतृत्व में युवाओं की जरूरत है, और युवाओं को आगे बढ़ कर के हिस्सा देना। प्रधानमंत्री जी बड़े फख्र के साथ कहते हैं इस देश का 65% जो युवा है वो इस देश की ताकत है। तो उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि चाहे आर्थिक आधार पर हो, राजनीतिक आधार पर हो, वैश्विक आधार पर हो, हमारा किसी भी बात में हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा, और 2047 में हम सबसे एक इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी तो होंगे ही, इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ी ताकत के रूप में भी उभरेंगे। बिल्कुल सर, विकसित भारत की बात करें तो उसके ऊपर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन सर एक अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे, युवा जो है वो देश की शक्ति होता है, लेकिन इसी युवा को एक समय था जब वर्गलाया जाता था, पत्थरबाजी की जाती थी, पत्थरबाज आए कहीं दिखते नहीं है, विकास के रास्ते पर जो है वो गाड़ी जो है दौड़ रही है सर। देखिए, सबसे पहले इच्छा शक्ति चाहिए, दूसरा अपने बात में दम चाहिए। और 1971 में हमने युद्ध लड़ा, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की नेतृत्व में हमने 90,000 सैनिकों, पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब टेबल पर बैठे तो हम वहाँ पर हार गए, सब कुछ छोड़ दिया। हमने उनके इलाके वापस कर दिए, उन्होंने हमारा कुछ वापस नहीं किया। हमने उनके युद्धबंदी वापस कर दिए, हमारे आज भी जो ऑफिसर्स थे कहाँ हैं, कहाँ, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। सबसे पहले तो पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। हमने उनके घर के अंदर जा कर के उनको मारा। हम शांति चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी शांति भंग करने का प्रयास हो, उसी तरह से आपको जवाब दिया जाएगा। एक कविता है, साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। शक्ति हमारे पास होगी तो खुद ब खुद शांति हो जाएगी, कोई हमारे आगे हिम्मत नहीं करेगा। जो व्यक्ति एक हष्ट पुष्ट होता है, उसके डोले और ये सब होते हैं, उसको देख करके लोग डरना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है और होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे, लेकिन अन्याय सहना भी पाप होगा। वही आधार को मान करके जब हमने काम किया, तो आज हमारे पड़ोसी देश हों, दूसरे देश हों, जो हमारे साथ करते थे, आज अमेरिका जो एक प्रधानमंत्री जी को वीज़ा नहीं देता था, आज वो विश्व के पर सबसे बड़े नेता के रूप में उनके गुणगान करता है। स्थितियाँ बदली हैं और बदलने वाली हैं। सर एक बात और करना चाहेंगे सर, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को समर्पित हैं, जब से वो उन्होंने देश की बागडोर संभाली है, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं सर, इस पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, परसों प्रधानमंत्री जी का न्यूज़ 18 पर एक भाषण था, मुझे भी उस कार्यक्रम में रहने का दिल्ली में मौका मिला। उन्होंने अपने 1 घंटे की बात में पूरे विश्व में विकसित भारत के प्रति जो अपनी कल्पना थी, जो हमने किया, जो हम करने जा रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, उस पर अपनी बात की। अखबारों के माध्यम से, दूसरे माध्यम से हम बहुत कुछ कह सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो हमारे बड़े नेता हैं, कल माननीय अमित शाह जी का था, परसों गडकरी जी का था, इसी प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत, इन काफ़ी लोगों को मुझे सुनने का मौका मिला उस कार्यक्रम में। लेकिन हमारी एक क्लियर है, हमारा जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस देश में सभी नागरिक हैं, और इस देश का नागरिक बनकर रहना है
तो अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल, सभी के साथ न्याय और किसी की खुशामदी नहीं। तो इस प्रकार की जब होगी तो निश्चय ही कांग्रेस ने चाहे मुस्लिम समाज हो, दूसरों, अपना वोट बैंक बना के रखा, उनके साथ अन्याय हुआ, मैं ये समझता हूँ। अगर उनको मेरा प्रधानमंत्री कहता है मुसलमान के एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए, हम सभी की विकास चाहते हैं। आज भी जो सरकारी स्कीमें हैं, अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, किसी को मुद्रा योजना का लाभ मिलता है, किसी को दूसरी योजना हो, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता, उसमें सभी के विकास की हम बात करते हैं। तो कहने की बातें नहीं, हमने उसको जमीन पर उतार करके बताया। बिल्कुल सर, वक्फ बोर्ड की बात करें तो जो सरकार का है, मोदी सरकार का है, वो स्पष्ट उनका ये कहना था कि वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं की जा रही, बल्कि उसको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। देखिए, ये देश किनका था? हम मानते हैं यहाँ पर हमलावर आए, हम मानते हैं यहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया, हम ये भी मानते हैं कि जबरन जो लोगों के साथ किया गया, लेकिन एक पर्टिकुलर वामपंथी लोगों ने इस देश में जिस प्रकार से गंदगी फैलाई, किसी पर्टिकुलर समाज को धोखे में रखा, गुमराह किया। और अभी आपने 2013 के मनमोहन सिंह के जाते जाते इस प्रकार के फैसले कि किसी भी ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति हाथ रख लेगा उसकी हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? हम ये मानते हैं वक्फ का जो था किसी धर्म पर्टिकुलर का था, लेकिन आपने क्या गरीबों के साथ न्याय किया, ये सोचने की जरूरत है। बड़े लोग थे जो उसके, इसलिए वक्फ का कानून आना बहुत ज़रूरी था। मैंने सभी कहा कि अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल, ये जो नागरिकता का कानून है, दूसरे कानून हैं, सभी के साथ ये कानून संविधान, ये जो देश न्याय के साथ चलेगा और न्याय सभी के लिए समान है, इस प्रकार की जब कोशिश होगी, उसी आधार पर वक्फ बोर्ड का जो बहुत लोग इससे मुझे लगता है प्रसन्न हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी दुकानदारी, जिनकी राजनीति इस आधार पर चलती है, उन्हीं को ये मुश्किल हो रही है, बाकी सब ठीक है।